अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान एक बार फिर से आपकी खिदमत में जो है हाजिर हूँ वन लाइनर जीके लेकर, जो कि आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। दूसरी खास बात यह है कि जो जीआर आया है वो उसकी पुष्टि हो चुकी है, उसका क्लियर हो चुका है कि वो ऑथेंटिक है। इसका मतलब कि शिक्षक भर्ती नियर अबाउट होने वाली है और अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि वो जाहिरात भी देंगे। उस जीआर से मुतालिक जो भी क्लैरिफिकेशन था मैंने आपका करा दिया और मुझे वो ऑथेंटिक है बोलकर पता चल गया। आज के इस वीडियो में वन लाइनर जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि 15 से 20 मार्क के लिए है, स्पेशली महाराष्ट्र की शिक्षक भर्ती के लिए बहुत मुफीद है। क्योंकि मैंने हिंदी में उसको टाइप किया तो सबके लिए मुफीद है, लेकिन उर्दू मीडियम का अपना चैनल है। अदरवाइज इसको शेयर करो। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने की मैंने कोशिश किया और ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझने की कोशिश करो, नोट डाउन करो या वीडियो को सेव करके रखो और शेयर भी करो। इसके अलावा आपको ये वीडियो जैसा भी लगे, जो भी लगे, अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्योंकि हम शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल में, तो हम हमारे ही फील्ड से रिलेटेड कुछ सवाल जो जनरल नॉलेज के हैं, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखेंगे और उसके बाद देखेंगे हम बहुत से ऐसे सवाल जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो हमारा पहला जो सवाल है, भारत की पहली शिक्षा नीति की घोषणा यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो फर्स्ट थी हमारे भारत की, कब की गई थी? तो वो 1968 में की गई थी। पहली शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई थी? यानी कि पहली शिक्षा नीति, पहली जो एजुकेशन पॉलिसी थी उस वक्त में इंदिरा गांधी जी ये हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। चलेंगे नेक्स्ट। भारत में दूसरी शिक्षा नीति कब शुरू हुई थी? तो भारत में दूसरी जो शिक्षा नीति जो शुरू हुई थी तो सन 1986 में शुरू हुई थी। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 कितने सालों बाद तय की गई है? जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये कितने सालों बाद जो है आई है? यानी कि 1986 से अब तक के जो है 34 साल के अरसे के बाद में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। इससे रिलेटेड जो है कुछ खास बातें आपको जहन में रखने की मैं बता दूंगा। इसके पहले जो थी 1986 की जो पॉलिसी थी दोस्तों, तो उसमें जो है 2 मिनट, पहली जो पॉलिसी थी दोस्तों 1986 की, तो उसमें जो फॉर्मूला था वो था 10 + 2 + 3। और अब जो शिक्षा नीति है, ये बात हमेशा जहन में रखो, इस शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर सवाल पूछना ही पूछना है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो तो इसमें है वो 5 + 3 + 3 + 4। ये जो है अभी के इसमें जो नई शिक्षा नीति है उसमें इस तरह का फॉर्मूला रखा गया है। और 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें 10 + 2 + 3 वाला था फॉर्मूला। ओके, तो हमको ये बात समझना है। इसके अलावा जो है ये जो इसकी घोषणा कब की गई अगर पूछा समझो, तो इसकी घोषणा हुई दोस्तों, इसकी जो घोषणा हुई है वो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो घोषणा फाइनल जब की गई थी प्रधानमंत्री के ज़रिए, या हाँ प्रधानमंत्री के ज़रिए, तो ये था 29 जुलाई सन 2020 को नई शिक्षा नीति जो है इसकी घोषणा की गई थी। चलेंगे हम अगले सवालों की ओर। नई शिक्षा नीति 2020 के मसूदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो के कस्तूरी रंगन। ये मसूदा समिति, जो मसूदा तैयार किया गया और पेश किया गया गवर्नमेंट के सामने, उसके जो है अध्यक्ष ये के कस्तूरी रंगन साहब है। नई शिक्षा नीति की नीति इस बिल के तहत लाई गई, यानी किस बिल के तहत लाई गई? तो वो है NHEB, ये बिल का नाम है, नेशनल हायर एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ सवाल उस पर के। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी, मैंने अभी बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो खासकर पूछ सकता है, चाहे महाराष्ट्र की शिक्षक भर्ती हो या फिर CTET हो या फिर NVS, KVS, AEES की शिक्षक भर्तियाँ हो। तो 29 जुलाई 2020 को जो है मंजूरी मिल गई। नई शिक्षा नीति के तहत कितनी उम्र के बच्चों को RTE 2009 के अंदर रखा गया है? देखो RTE 2009 के अंदर जो है पहले किनको रखा गया था, आपको पता होगा कि 6 से 14 साल के। लेकिन फिलहाल में जो है नई शिक्षा नीति जो आई, मैंने पूरे इंपॉर्टेंट सवाल ही लिया हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों, यानी कि जो बालवाड़ी होती है वहाँ से लेकर तो 12वीं तक के बच्चों को जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत अंडर में लिया गया है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस वर्ग तक मातृभाषा में या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण देना अनिवार्य कर दिया गया है? तो उर्दू मीडियम के हम हैं तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि कुछ अल्फाज इसमें ऐसे हैं जो हिंदी के गाढ़े हैं। तो नई शिक्षा जो नई तालीमी पॉलिसी है इसके तहत कौन से जो उम्र के जो है बच्चों को या कौन से क्लास के बच्चों को अपनी मादरी ज़बान में या फिर जो रीजनल लैंग्वेज होती है हमारे इलाके की, जो भी भारत के जहाँ पे जो भी इलाकों की रीजनल लैंग्वेज होंगी, तो उनको जो है 1ली से 5वीं तक के बच्चों को जो है एक तो मादरी ज़बान में या फिर रीजनल लैंग्वेज या फिर जो भी वहाँ पर अपनी जो रीजनल लैंग्वेज होती है हर इलाके की, उसके हिसाब से, तो 1ली से 5वीं के बच्चों के लिए, यानी कि 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए। चलेगा नेक्स्ट। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? यहाँ से आप आम जो है मालूमात के सवाल शुरू हुए। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा दोस्तों कहा जाता है केरला को। तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में किस भारतीय ने हिस्सा लिया था? देखो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए से जो है
गोलमेज कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड आपको जो है ये बात याद रखिए कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने तीनों भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। ये और एक बात चलते चलते बता दूं मैं कि आपको ये भी जहन में रखना है कि जो तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1930, 31 और 32 ये 3 सालों में हुई थी। ओके, तो ये बात जहन में रखिए। और तीनों को जो है कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1930, 31, 32 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? देखो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम में भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 को। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड था ये। और जो गोलियां चलाई थी उसका नाम जो है शायद मैं भूल रहा हूँ, तो जनरल डायर था। हाँ, जनरल डायर था गोलियां चलाने वाले का नाम। चलेंगे। अब है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबादी शहर को कहा जाता है। अहमदाबाद ये गुजरात का एक शहर है। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। चलेंगे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखो, जो अभी मैंने कहा भारत का मैनचेस्टर, और ये उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कानपुर को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है ये शहर। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और वो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अहमदाबाद किस लिए फेमस है? कपड़े के लिए। इसलिए सीधी सी बात है कि मैनचेस्टर जो सिटी है जो यूरोप में है तो वो कपड़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इसलिए भारत का मैनचेस्टर उनको कहा जाता है। और कानपुर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। लोक चित्रकला मधुबनी शायरी किस राज्य से संबंधित है? यानी कि मधुबनी शायरी ये किस रियासत से मुताल्लिक है? तो बिहार से। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में किस साल हिस्सा लिया था? तो ये सन 1893 में उन्होंने हिस्सा लिया था और ये था शिकागो में। ठीक है, ये जो विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था ये शिकागो में हुआ था। और इन्होंने जो है 1893 में स्वामी विवेकानंद साहब ने इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी। चलिए अगले सवाल की ओर। अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? तो डायनामाइट का इन्होंने जो है ईजाद की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो उसूल है इसके जो है मौजिद कौन है या जनक कौन है? तो इसके जनक है लॉ ऑफ फ्लोटिंग, इस कानून के या इस उसूल के आर्किमिडीज। ओके, और अल्फ्रेड नोबेल ने जो है किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। और नोबेल पुरस्कार जो है वो इन्हीं के नाम पर है। और ये 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। और नोबेल पुरस्कार हर साल किस तारीख को दिया जाता है? ये अक्सर सवाल पूछता है। तो 10 दिसंबर को दिया जाता है, यौम इंसानी हुकूक के मौके पर। ठीक है, आलमी यौम इंसानी हुकूक के मौके पर। ये चीज़ें यहाँ पर बतानी ज़रूरी थी, वो मैंने बता दिया। अब देखेंगे हम अगला। तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर का के बराबर होता है? तो तेल का एक बैरल जो है 159 लीटर के बराबर होता है। अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं कि भाई कच्चे तेल के बैरल की कीमतें जो है कम होने की वजह से पेट्रोल के भाव जो है कम हो गए, बढ़ने की वजह से बढ़ गए वगैरह, न्यूज़ में हम सुनते हैं। तो 159 लीटर का जो है तेल का 159 लीटर का एक बैरल होता है तेल का। कच्चा तेल अक्सर बैरल में लिया जाता है। ओके, गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने साल रहे? देखो, गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 साल रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल है। अब ये कब लौटे? मैंने उस दिन बताया था 9 जनवरी सन 1915 को ये लौटे। इनके लौटने पर कौन सा दिन मनाया जाता है? यौम मुसाफिर या प्रवासी दिन मनाया जाता है। गांधी जी के भारत लौटने के मौके पर 9 जनवरी को यौम मुसाफिर भारत में मनाया जाता है। उन्होंने वहां कौन सा आश्रम खोला? फिनिक्स आश्रम खोला था गांधी जी ने। समझे? इतनी बातें। 21 साल रहे, ये बात जहन में रखो। स्कर्वी बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होती है? देखो, बीमारियां विटामिन और वो बीमारियां कैसे होती है ये तमाम चीज़ें जहन में रखना जरूरी। तो विटामिन सी से होती है स्कर्वी। हड्डियों की बीमारियां का ताल्लुक विटामिन डी से है। खून के जमने का ताल्लुक विटामिन के से है। और सूरज से हमको विटामिन डी हासिल होता है। खट्टी चीज़ों से हमको विटामिन सी हासिल होता है। ये तमाम चीज़ें जो है मैंने आपको यहाँ जरूरी थी तो बता दिया। एंजाइम असल में क्या है? जो एंजाइम्स होते हैं वो असल में प्रोटीन है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? ये हमको पता है, सत्यमेव जयते, ये आदर्श वाक्य है। ठीक है, लेंगे हम अगला सवाल। भाखड़ा नानगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ये हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नानगल ये धरण है, यानी कि एक डैम है और भारत का सबसे बड़ा ये डैम माना जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर ये जो है भाखड़ा नानगल प्रोजेक्ट। ठीक है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? यानी कि जो है जो धाते हैं, जो मिक्स धाते हैं किसकी है? तांबा, टिन और जिंक की जो वो मिलाकर जो है गन मेटल बनता है। तो ये इनके मिक्स जो धाते हैं, गन मेटल की मिक्स धाते कौन कौन सी है? तांबा, टिन और जिंक। पनामा नहर का निर्माण कब होता है? पनामा नहर का निर्माण हुआ था या बनाई गई थी वो 1914 में। चलेगा। पनामा जो आपको याद होगा, पनामा पेपर लीक, ये जो सेलिब्रिटीज़ के भी इसमें नाम आए थे और ये बहुत बड़ा जो है कांड जो है बताया गया था प्रॉपर्टीज़ को लेकर या ब्लैक मनी को लेकर। पनामा पेपर आपको पता होगा। ठीक है। देवास करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में जो है करेंसी प्रिंटिंग, ये जो हमारे पैसे जो छापे जाते हैं, जैसा हमारे महाराष्ट्र में नासिक में है वैसा देवास नाम का एक शहर है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। उसके अलावा अगर मैं होशंगाबाद की बात करूँ मध्य प्रदेश के, तो वहाँ पर टंकसाल है। टंकसाल यानी जहाँ सिक्के बनते हैं वो, ये बात भी जहन में रख दो। सेबी, ठीक है,
ये जो सेबी की स्थापना किस साल हुई, तो सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में। सेबी ये टैक्सेस से रिलेटेड है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी ये स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में इसकी जो है बनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तरंगे नापी जाती है। देखो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तरंगे यानी जो उनकी जो रेडियो एक्टिविटी होती है जो जलजले की, वो नापी जाती है सिस्मोग्राफ से। और जो हमारा रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल से नापा जाता है वो उसकी जो शिद्दत, किसकी, जलजले की या फिर भूकंप की शिद्दत नापी जाती है। चलिए, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, यह है रिक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ यानी भूकंप की तरंगे यानी कि जो उसकी जो रेडिएशंस है वो नापने के लिए, और रेक्टर इसके लिए भूकंप की शिद्दत यानी कि जलजले की शिद्दत नापने के लिए। ध्यान में रखो। सिंधु तहजीब की बंदरगाह कौन सी थी? देखो सिंधु बहुत पुरानी दुनिया की तहजीब है, तो इनकी जो बंदरगाह थी जहाँ पर इनके जो है शिप्स ठहरते थे या फिर जहाँ पर इनकी जो भी नावें वगैरह ठहरती थी वो थी लोथल, ये गुजरात में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्यों की विधानसभा संविधान के किस, यानी कि जो हमारे रियासतों में जो विधानसभाएं जो चलती है, जैसा कि महाराष्ट्र की विधानसभा है, अलग अलग स्टेटों की विधानसभाएं है, तो ये जो दफ़ा 170 के तहत बनाई जाती है, जो किसी भी स्टेट की विधानसभा का निर्माण कलम 170 या दफ़ा 170 के तहत बनाया जाता है। महाराष्ट्र के हम हैं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे महाराष्ट्र में 288 एमएलएज होते हैं। अगर मैं बात करूं कि संसद हमारे यहाँ से कितने चुन के जाते हैं, तो हमारे पास से 48 लोकसभा के लिए जाते हैं और 19 जो है हमारे पास से राज्यसभा के लिए जाती है, यानी कि महाराष्ट्र से 66 एमपी चुन के जाते हैं, जिनको हम आम जबान में खासदार बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखो। चलिए, रॉकेट किस उसूल के तहत काम करता है? तो रॉकेट ये न्यूटन के 3rd लॉ के तहत काम करता है, जिसको हम एक्शन का रिएक्शन बोलते हैं या अमल का रद्द-ए-अमल कहते हैं, ठीक है। तो रॉकेट इस उसूल के तहत काम करता है। लिक्विड की शक्ल में पाया जाने वाला एकमात्र जो ऐसा आधात जिसको हम माय की हालत में, एकमात्र ऐसा आधात जो माय की हालत में पाया जाता है वो ब्रोमीन है। इसमें कई साइंस के भी सवाल है, तारीख के भी है और अदर भी है, सब ध्यान में रखिए। भारत की सबसे बड़ी इंटरनेशनल सरहद किस मुल्क के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे जो है ज़्यादा इसकी जो है सरहद जो है बैनुल अक़वामी सरहद भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट देखेंगे हम, जुड़वा शहर किन 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद ये 2 ऐसे शहर हैं जो जुड़वा शहर कहलाते हैं भारत के। चलेगा, एकदम सिमिलैरिटी है दोनों में और एकदम करीब है, जुड़कर है दोनों भी। और यहाँ पर जो है हैदराबाद, ये याद रखो कि जो है हैदराबाद जो राजधानी है ये तेलंगाना की है, और अमरावती जो राजधानी है ये आंध्र प्रदेश की, याद रखो। आंध्र प्रदेश की नई, ये नीचे आ गया सवाल, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती नाम का शहर है। अब यहाँ पर एक बात याद रखो कि भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जहाँ जिसके 3, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जिसके 3 जो है राजधानियाँ हैं। ये बात याद रखो। अमरावती मेन राजधानी है, उसके बाद में एक है विजयवाड़ा, और तीसरा मैं नाम भूल रहा हूँ, इसे 3 है, याद रखो। भारत की पहली स्टेट है ये आंध्र प्रदेश। जगन मोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री है। वनस्पति शास्त्र यानी कि वनस्पति शास्त्र जिसको हम जिसको बोलेंगे वनस्पति यानी जो बॉटनी जो होता है, ठीक है, उसके जनक कौन है या उसके मवज्जिद कौन है? तो बॉटनी के जनक है ये थियोफ्रेस्ट्स, ओके। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में है, बिहार के सासाराम शहर में है, ओके। भारत के ये इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, भारत का जो सबसे बड़ा जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, ये वो इन्होंने ही बनाया था, शेरशाह सूरी साहब ने, ठीक है। भारत के दस्तूर में बुनियादी हकों को किस मुल्क से लिया गया है? जो बुनियादी हुकूक है भारत के दस्तूर में वो अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं, ये बात याद रखो। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कमलजीत संधू। ये एक रनर थी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना भागने, जो दौड़ते हैं वो रनर, वो थे, ठीक है। खेल का प्रकार भी पूछ सकता है उसका टाइप। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग और बेस्ट ने, बैटिंग और बेस्ट नामी साइंसदान ने। इंसानी जिस्म का आम तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस इंसानी जिस्म का आम तापमान होता है, और जिसको हम फ़ारेनहाइट में अगर गिने तो 98.6 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। जिस्म की खाल को रंग मिलता है तो उसको मेलानिन नामी, जो हमारे जिस्म में जो भी होता है मेलानिन नाम का एक मादा, उससे हमारे जिस्म की चमड़ी को, जिसको हम बोलेंगे, या हमारे जिस्म के जो खाल है उसको रंग मिलता है, ओके। 3 लैंग्वेज फार्मूला किस समिति ने पेश किया था? 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है कोठारी कमीशन ने पेश किया था, ठीक है। चलेगा, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? लियोनार्डो द विंची हो गया, विंसी है वो, इन्होंने बनाई थी, और दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग कहलाती है ये। जहाँ तक मेरा ख्याल है 6000 करोड़ रुपए इसकी कीमत है बोलते। अपने को कुछ नहीं करने का उससे। चलेंगे हम, कुचिपुड़ी डांस किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से। कोई भी स्टेट का डांस या नृत्य ये जहन में रख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 1 मार्क के लिए कोई भी एग्जाम में जो है जनरली पूछता है वो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। गारो खासी
ये जनजाति या ये जो भी गारो खासी जो जनजाति है ये किस रियासत में पाई जाती है, तो ये मेघालय में पाई जाती है, जो कि एक आदिवासी जो है जमात है गारो खासी, तो ये जनजाति जो पाई जाती है वो मेघालय में पाई जाती है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, और यहाँ पर वो सवाल था, मैंने 1862 कर दिया था लास्ट टाइम, 1872 है, और लॉर्ड मेयो के दौर में हुई थी। किसके दौर में हुई थी ये भी पूछ सकता है, चलेंगे। और एक गलती वो भी हुई थी मुझसे ट्रेन की, तो मैंने आपको वो भी बोला कि वो है 16 अप्रैल, मैंने 1954 कर दिया था, वो 1853 है, चलेंगे। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन कब हुआ, यहाँ पर मैं जो है गलती कर दिया, 1 जनवरी 2015 है वो। नीति आयोग क्या है आपको पता है, तो नीति तो ये एक शॉर्टकट है, लेकिन ये नीति आयोग क्या है मालूम, पहले क्या हुआ करता था, पहले भारत में जब से ये 2014 में जब से जो है बीजेपी सरकार आई, तो उन्होंने उनको उसका नाम नीति आयोग कर दिया। ये वही है 5 ईयर प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं, पहले से जो आज़ादी के बाद से चलती है भारत की, यानी इसमें पूरा मनसूबाबंदी की जाती है पूरे देश में इस 5 साल में कैसा कैसा क्या क्या रहेगा, तो उसी का नाम अब नीति आयोग हो चुका है। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग का जो है गठन हुआ था। विधान परिषद की स्थापना या बर्खास्त करना दस्तूर की कौन सी कलम के तहत है, तो विधान परिषद की जो स्थापना की जाती है वो 169 दफ़ा के तहत की जाती है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ जो है मेहर अली इन्होंने दिया था, और यूसुफ मेहर अली इन्होंने दिया था। और भारत छोड़ो जो आंदोलन चला था, तो ये भी याद रखो कि 1942 में जो है 1942 में ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया, तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत नहीं, याद रखो, जिसको हम वंदे मातरम बोलते हैं, ये राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा, जनगण मन, राष्ट्र और राष्ट्रीय गीत में जहन में रखो, ठीक है। उसके बाद है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी बोलते हैं, ये भारत की सबसे ऊंची जो है पर्वत चोटी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलते हैं तो उसे मेघना कहा जाता है। चेचक टीके का आविष्कार किसने किया या मौजूद उसके कौन है, तो चेचक के एडवर्ड जेनर जो है मौजूद है। वल्लभ भाई को पटेल का लकब कब मिला था, तो बारडोली के सत्याग्रह के दरमियान में वल्लभ भाई पटेल को जो है ये मिला था, पटेल का लक़ब मिला था बारडोली सत्याग्रह के दरमियान। और इनसे मुतालिक और एक बात मैं रिवाइज़ कर दूं कि ये हमारे भारत के पहले होम मिनिस्टर भी थे, और इन्होंने 1948 में ऑपरेशन पोलो भी चलाया था निज़ाम के खिलाफ में, ठीक है। तो ये है सरदार, और इन्हीं के जो है बर्थडे पर 31 जो अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, कौमी एकता दिन, चलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला सवाल, ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन है, तो राजाराम मोहन राय ये ब्रह्मो समाज के जो है संस्थापक है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स है, तो 25 हाई कोर्ट्स है भारत में। टीवी की इजाद किसने किया, टीवी के मौजूद कौन है, तो वो है JL बेयर्ड, जॉन लॉगी बेयर्ड। भारत में कुल हाई कोर्ट है 25। भारत के 50वें CJI कौन बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखो। न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़, ये जो है हमारे भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के बने। 17 अक्टूबर को इनकी नियुक्ति हुई थी, और कल जो 9 नवंबर को इन्होंने अपना जो है पद स्वीकार लिया है, या उन्होंने अपने जो है कुर्सी संभाल ली है 9 नवंबर 2022 से। और ये कुछ 1 से 1.5 साल के लिए नियुक्त हुए हैं। इनकी खास बात मैं ये बोलूँ कि न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ जो है CJI हमारे पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि इनके वालिद साहब भी जो है भारत के CJI रह चुके हैं, यशवंत चंद्रचूड़ जी, ठीक है, ये बात याद रखो, चलेंगे। नेक्स्ट, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो मीथेन गैस ये गोबर गैस का मुख्य घटक होता है, CH4 जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हम ये गांधी जी जो गए थे दूसरे, ये हुई थी 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस, तो 1931 में गए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक, नालंदा दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हुई है ये, इसकी कुमार गुप्त ने जो है, बिहार में है ये, याद रखो, तो कुमार गुप्त ने इसको बनाया था। दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राज़ील ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करता है। और भारत का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक, चलेंगे। मोर्ले मिंटो एक्ट कब पारित किया गया था, मोर्ले मिंटो जो एक्ट है ये 1909 में जो है लाया गया था, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो हेनरी बैकवेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। चेचक बीमारी किस वायरस से होती है, तो वेरियोला वायरस से होती है चेचक की बीमारी। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाने का मतलब क्या है, अक्सर जो मौसम के जानकार होते हैं वो बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आंधी तूफान के आने के संकेत होते हैं या उसके निशानात होते हो। शतरंज खेल का जनक किस देश को कहा जाता है, तो हमारे ही मुल्क भारत को कहा जाता है। भोपाल गैस लीक हादसा जो हुआ था उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है इसमें लीक हुई थी। और इससे जुड़ी कुछ खास बातें ये है कि 3 दिसंबर सन 1984 को यह हादसा हुआ था, और इसमें लगभग 5 से 7 हज़ार लोग जो है मारे गए थे। और ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के जो है लीक होने की वजह से इस पर एक फिल्म भी बनी, बहुत अच्छी फिल्म है वो, भोपाल बोलकर ही है शायद उसमें, तो बहुत बढ़िया फिल्म है वो। और उसके अलावा 3 दिसंबर 1984 को था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का इसमें रिसाव हुआ था, और ये रातों रात हुआ था हादसा, रात में लीक हुई थी ये, चलेगा।
ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो प्रिस्ले ने ऑक्सीजन की खोज की। फाउंटेन पेन की खोज किसने की? तो ये वाटरमैन ने की। जनरली क्लास 3 में पूछे जाने वाले सवाल था। किस नेशनल हाईवे को शेरशाह सूरी ने, मैंने उसी वक्त में बताया कि नेशनल हाईवे कहा जाता है, तो नेशनल हाईवे नंबर 1 NH1 को जो है शेरशाह सूरी ने बनाया था, तो शेरशाह सूरी नेशनल हाईवे कहते हैं NH1 को। किस राज्य विधानसभा सीटों की संख्या, किस राज्य में विधानसभा? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 403 MLAs यानी विधानसभा। चलेंगे 13 अप्रैल 1919 को किसने माइकल ओडवायर की हत्या कर दी थी? माइकल ओडवायर की हत्या करी थी उधम सिंह ने। 13 अप्रैल 1919, मैंने बोला अभी जलियांवाला बाग का हत्याकांड ये जो हुआ था, तो उसमें उधम सिंह ने माइकल ओडवायर की हत्या कर डाली थी। और जो है जनरल डायर ये चलाने वाला था गोलियां। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में ये है। और एक सिंगी गेंडे के लिए ये भारत भर में मशहूर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत के सबसे बड़े वाटरफॉल का नाम क्या है? तो जोग या गिरसप्पा है वाटरफॉल का नाम, आबशार का नाम, और ये कर्नाटक में है। महारानी विक्टोरिया किस साल भारत की रानी घोषित किया गया? महारानी विक्टोरिया को किस साल भारत की रानी घोषित किया गया? तो 1876 में। गुलामगिरी ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो है लिखी थी। और इन्होंने ही महाराष्ट्र में पहला लड़कियों का मदरसा या स्कूल खोली थी इन्होंने, तो वो थी 1848 में। ठीक है। पुणे में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तेंजिंग नॉर्गे भारत से थे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। ये दोनों भी जो है दुनिया में पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये दोनों थे, तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी। रोवर्स कप किस खेल से जो है रिलेटेड है, संबंधित है? तो फुटबॉल से। एटम बम का जनक किसे कहा जाता है? ओपनहायर को कहा जाता है एटम बम का जनक। पीलिया बीमारी जिस्म के किस हिस्से पर असर करती है? तो लीवर पर असर करती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरे तरीके से जो है ये सवालात समझ में आ गए होंगे। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, और जितना मुझसे हो सकता है उतने अच्छे से अच्छे सवाल शिक्षक भर्ती महाराष्ट्र के लिए स्पेशल और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की में आपकी मदद हो जाए, बस उस हिसाब से मैं ये तैयार कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा होगा तो उर्दू मीडियम में शेयर करो, हर किसी के पास शेयर करो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है। स्पेशली महाराष्ट्र की शिक्षक भर्ती के चांसेस अब तो फुल बढ़ गए और 15 से 20 मार्क का उसमें है। KVS, NVS, AWS, AWES जैसी शिक्षक भर्तियों के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम।